बच्चों, हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं। पहला हमने भेद पढ़ा सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य। अब तीसरा भेद है मिश्र तथा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में हमने पढ़ा था कि कर्ता एक या एक से अनेक हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक होती है। संयुक्त वाक्य में पढ़ा कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर जो समुच्चय बोधक से वाक्य उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, वहाँ पे संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्यों में हर वाक्य को अलग अलग अगर कर दिया जाए, समुच्चय बोधक योजक हटा दिया जाए, तो हर वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देने में समर्थ होता है। ये हम लोगों ने संयुक्त वाक्य पढ़ा था। अब मिश्र वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए, जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो, जिसमें एक उपवाक्य मुख्य हो और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो। शेष उपवाक्य जितने, मान एक तो मुख्य उपवाक्य हो गया, और लेकिन जो बचे हैं वो मुख्य पर आश्रित हो गए। आश्रित माने डिपेंडेंट हो, उन्हें हम मिश्र या मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए, आश्रित हो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक वाक्य बोलते हैं और दूसरे वाक्य को नहीं बोलते हैं, अधूरे वाक्य को बोलते हैं, कोई वाक्य है उसमें हम आधी बात बोले और पूरी बात ना बोले तो हमें अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे माँ ने कहा कि हम चुप हो गए। अब हम उसके आगे नहीं बोल रहे हैं तो श्रोता को प्रतीक्षा है कि आगे माँ ने क्या कहा, वो सुनना चाहता है। तो माँ ने कहा कि उन्होंने खाना बना लिया है। तो खाना बना लिया है किसने कहा? अगर इतनी बात कह दी जाए खाना बना लिया है, तो ये मेरे मन में ये सुखता है कि क्या खाना बना लिया, किसने कहा? माँ ने कहा। तो जब हम तब पूरे वाक्य नहीं बोलते हैं, दोनों उपवाक्यों को नहीं बोलते हैं, तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर मिश्रित निर्भर होता है, आश्रित होता है, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। अब सिपाही ने उस युवक को पीटा, अगर किसी ने कहा तो हमारे मन में उत्सुकता आएगी, सिपाही ने किस युवक को पीटा? अगर हम कहें जिसने जेब काटी थी, तो इससे क्या होगा कि अर्थ स्पष्ट हो गया। तो सिपाही ने उस युवक को पीटा, ये है मुख्य वाक्य, जिसने जेब काटी थी ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, यह वही मकान है जिसमें बाल गोविंद मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था। ये वही मकान है जिसमें बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था। तो ये वही मकान है, अगर आधी बात बोले तो कोई अर्थ नहीं है। क्या है, हमारे मन में उत्सुकता आ रही है। तो जब तक हम नहीं कहेंगे जिसमें बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था, जब तक हम ये पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे, दूसरा उपवाक्य नहीं बोलेंगे, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अगर हम आधी बात बोले जिसमें बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था, अगर हमने यही कह दिया, तो फिर भी श्रोता सोचेगा ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात तो समझ में नहीं आ रही है। तो वो कहेगा यह वही मकान है। जब वो पूरी बात कहेगा तभी अर्थ स्पष्ट होगा। तो आश्रित उपवाक्य जो है उसमें मुख्य उपवाक्य पर निर्भर होता है। तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। जब तक हम दोनों उपवाक्य नहीं बोलेंगे तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अब जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं कौन, उत्सुकता हो रही है, कौन प्रसिद्ध साहित्यकार है? जब तक हम कहें अशोक मेहता। कौन मुख्य अतिथि था? अशोक मेहता, जो साहित्यकार थे। तो इस तरीके से हम अपने वाक्य को पूरा करेंगे। हमें ये समझना है कि आश्रित जो उपवाक्य है मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। ठीक है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जब तक हम दोनों वाक्य को नहीं बोलेंगे
तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, हमारी बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए बात को पूरी करने के लिए, किसी को अर्थ स्पष्ट कराने के लिए हमको पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा, तभी श्रोता हमारी बात का अर्थ समझ पाएगा। अन्यथा वो भटकता रहेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपको समझ में आया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अभी हम लोगों ने इन तीनों भेदों को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे।